स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल आउटलाइन में। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल सीरीज में मैं आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बैटल ऑफ हल्दीघाट और उसी के साथ साथ बैटल ऑफ दिवेर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए इसी बैटल में ना यहाँ पर जो मुगल की 36,000 की जो सेना थी वो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप के आगे झुक गए। देखिए हिस्ट्री के टेक्स्ट में हमें कई ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो थी वो यहाँ पर महाराणा प्रताप हार चुके थे, और कई इसमें ये बताया गया था कि ये वार न्यूट्रल है। अब देखिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि यहाँ पर जो महाराणा प्रताप की विक्ट्री थी वो यहाँ पर किस प्रकार से हुई थी, और यहाँ पर बैटल ऑफ हल्दी घाटी की वजह से जो बैटल ऑफ दिवेर हुई थी उसमें यहाँ पर महाराणा प्रताप कैसे जीते थे, क्या कौन सी यहाँ पर टैक्टिक्स थी, सब जानेंगे इस वीडियो में। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है और ये जो पूरा सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं अकबर और जो हमारे महाराणा प्रताप है उन दोनों के बीच में ही यहाँ पर घूमती रहेगी, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग देखिए मैं आपको और एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है या दुनिया भर में इसको इतनी अच्छी तरीके से जाना जाता है, क्योंकि देखिए जब अब्राहम लिंकन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उनकी जब यहाँ पर विजिट थी इंडिया में, तो उन्होंने ना यहाँ पर जाहिर सी बात है अपनी माता श्री से पूछा कि देखिए मैं इंडिया जा रहा हूँ तो वहां से आपके लिए क्या लाऊंगा। तो देखिए उनके मदर के ये जवाब थे कि देखिए आप जब जाओगे तो वहां इंडिया की जो हल्दी घाटी है उसमें से हल्दी घाटी की सॉइल मेरे लिए ले आना। अब देखिए आप सोच सकते हो कि कितना इमोशनल है ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी और बैटल ऑफ दिवेर, कि देखिए फॉरेनर्स भी ये जानते हैं कि जिस यहाँ पर मिट्टी में इतनी खूनी जंग हुई थी उसकी मिट्टी यहाँ पर मंगवा रहे थे अब्राहम लिंकन की माताश्री। तो देखिए ये तो हो गई, चलिए तथ्य मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है या फिर इसकी लोग देश भर में क्या चर्चाएं होती है। अब देखिए मैं आपको पहली तरीके से बता देता हूँ कि जो अकबर का एम्पायर था ना ये शुरुआती यही से होती है कि जो अकबर रूलर था और जो उसका मुगल एम्पायर था वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस मैप में इतना बड़ा था, जिसमें देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आधा तिब्बत नेपाल का भी पूरा रीजन आता है। तो इतना बड़ा जो था उस सारे रीजन में ना शासन करता था अकबर, सिवाय यहाँ पे मेवाड़ के। जी हाँ बिल्कुल, मेवाड़ का जो इतना रीजन था वो बिल्कुल मुगल एम्पायर के कब्जे में नहीं आया। क्यों? क्योंकि देखिए यही पर राज था यहाँ पर कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप का। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी लाइन में समझा देता हूँ कि इसका एक्चुअली में जन्म कहाँ से होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना ये आता है पूरा राजस्थान का इलाका, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है गुजरात का सी पोर्ट, और यहाँ पर शासन कर रहा था अकबर। क्यों? यहाँ पर दिल्ली से बैठकर ना वो शासन कर रहा था। अब देखिए उसके लिए काफी गरज का होता है, अगर वो पूरा ट्रेड यहाँ पर कब्जाना चाहता है तो उसको ये मेवाड़ मिले। क्यों? क्योंकि दिल्ली से जो कनेक्ट होता है गुजरात उसके सबसे बीच में आता है मेवाड़ का रीजन, ठीक है। अब ये आपको समझ गया होगा। अब उसी के लिए ना उसे ये भी पता था कि अगर हम पूरा गुजरात से होते हुए ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उस समय जो ट्रेड है वो जहाजों से ही होता था और सी रूट उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता था किसी भी ट्रेड के लिए। अगर अकबर के हाथों ये मेवाड़ का जो रीजन है वो अगर कब्जा लेता अकबर, तो कहीं ना कहीं उसका जो ये गुजरात का जो सपना था कि वो गुजरात से पूरा ट्रेड करे दिल्ली में बैठकर, वो कहीं ना कहीं साकार हो जाता। जिसके रिगार्डिंग उसे इतनी दिलचस्पी थी इस मेवाड़ रीजन में, लेकिन उसका ये कभी नहीं हो पाया। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुगल ने ना ये अपना शासन एक्चुअली में इतना चलाया कैसे। क्योंकि देखिए कई सारे वार तो यहाँ पर अकबर ने लड़ी थी तो जो मेजर थी वही लड़ी थी। तो इतना सारा जो रीजन था वो इसने एनेक्स कैसे किया, कैप्चर कैसे किया, कब्जाया कैसे। तो देखिए मुगल की ना एक सरल नीति थी कि देखिए पहले बात करिए उसके बाद ही ना वार करिए। क्योंकि देखिए अगर आप सीधे वार करोगे ना तो कहीं ना कहीं कैजुअलिटी आपको भी होगी और सामने वाले को भी होगी। तो जो कैजुअलिटी है वो अपने सेना को बचाने के लिए ना अकबर ऐसा पहले बातों से ना अपने तीर चलाता था। अब देखिए कैसे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी आसपास का रीजन था ना वो मुगल एम्पायर ने अपने बातों से ही कब्जा चुका था। क्योंकि देखिए मुगल एम्पायर ये बताता था कि आप हमारे से लड़ोगे, हमारी नेवी देखिए, हमारी आर्मी देखिए, हमारे सोल्जर्स देखिए, हमारे पास कितनी कैलेवरी है, गनमैन है, मस्केट्स है। अब देखिए इन सब चीजों को ना यहाँ पर डरा धमका कर जो अकबर है वो कहीं ना कहीं शासन चलाता था। अब शासन चलाता तो था तो वो पहले ना काफी सारे निगोसिएशन करता था। कैसे? तो कई सारे जो ट्रीटी है वो साइन करके या फिर जो मैरिजेस करवा के। अब देखिए मैरिजेस करवा के इन द सेंस अकबर के जो बेटे हैं उनका किसी दरबार के साथ यहाँ पर निकाह करवा देगा, या फिर ऐसे जो उनके
जो भी यहाँ पर रिलेशंस में लगते थे उसको यहाँ पर संबंध बनाकर यहाँ पर शादी करवा देता था, जिसकी वजह से देखिए वो आसपास का रीजन पूरा कब्जा देता था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट करता था। अब मेवाड़ के रीजन में ना ये दोनों ना हो सके तो मेवाड़ ना एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर बिल्कुल रीजन बना, जो काफी ज्यादा ना नाक में दम कर रहा था अकबर के। अब उसी के साथ साथ देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सबसे तंग होकर ना मुगल ने जो चित्तौड़गढ़ था, जो मेवाड़ की कहीं ना कहीं कैपिटल थी, जैसे मुगल की कैपिटल थी यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली के सल्तनत में यहाँ पे बैठकर वो पूरा राज करता था। अब यहाँ पर ना परेशान होकर आखिरकार अकबर ने यहाँ पर मेवाड़ की जो कैपिटल थी चित्तौड़गढ़, उस पे कहीं ना कहीं हमला बोल ही दिया। अब जब हमला बोला ना तब वहां पे मेवाड़ के जो राजा थे वो थे राजा राणा उदय सिंह दो। अब देखिए ये राणा उदय सिंह जो थे ना वो कहीं ना कहीं ये जो जंग है वो हार गए इन द सेंस उनको कहीं ना कहीं उदयपुर भागना पड़ा, और उदयपुर भाग के उन्होंने वहीं से फिर ये बैटल के बाद जब चित्तौड़गढ़ यहाँ पे हाथ से निकल गया तो उन्होंने उदयपुर से अपना शासन चलाया और उदयपुर को नया कैपिटल बनाया मेवाड़ का। अब यहाँ पर ना एक आप इंटरेस्टिंग कहानी सुन लीजिए। अब जो राणा उदय सिंह थे ना, जो यहाँ पर महाराणा प्रताप के पिताश्री थे, तो उन्होंने ना कई सारी शादियां की थी। तो उस शादी में से ना उनका एक सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था यहाँ पर शक्ति सिंह। अब देखिए कई सारी मान्यता है या हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जो ये बताते हैं कि जो शक्ति सिंह थे ना उनका कहीं ना कहीं अपने पिता राणा उदय सिंह से कहीं पट्टा नहीं था। तो ऐसा भी माना जाता है कि उनको ना मेवाड़ से यहाँ पर भागा दिया था उनके पिताश्री ने, तो जिसके रिगार्डिंग ना ये मुगल एम्पायर के शरण में जाके बैठ गए। अब देखिए जो चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अकबर तंग होकर यहाँ पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ पे हमला कर दिया था, तो इस पे ना मुगल एम्पायर में जो अकबर था उसमें कहीं ना कहीं जो शक्ति सिंह थे वो शामिल हो चुके थे। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मुगलों की ना ये पहले से ही खासियत होती थी कि जो यहाँ पर रिलेशन में आते हैं किसी के, उनको यहाँ पर उनके बीच में फूट डालना। जी हाँ। अब देखिए कोई दो भाई है और एक को सिंहासन मिल गया तो दूसरे को नहीं मिला, उनको मुगल अपने तरफ कर लेते थे, जिसकी वजह से ना ये मुगल की एक काफी बड़ी स्ट्रेटेजी निकल कर आती थी, जो लोगों के बीच में फूट डालना हम कह सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ जो उदय सिंह राणा उदय सिंह थे महाराज, उनके जो बेटे थे शक्ति सिंह, वो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर के साथ मिल गए। अब देखिए जब यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर जो रणनीति बनाई थी ना मुगल एम्पायर ने, कैसे हम चित्तौड़गढ़ को कब्जाएंगे, ये अब पता था शक्ति सिंह को। लेकिन देखिए शक्ति सिंह ने यहाँ पर मुगल एम्पायर जो अकबर थे उनको धोखा दे दिया और कहीं अपने पिता के पास भाग के वो मेवाड़ चले गए शक्ति सिंह, जो ऐसा कहा जाता है कि जिनका अपने पिता के साथ पट्टा नहीं था। अब यहाँ पर यही किस्सा अप्लाई होता है कि देखिए अगर कोई सुबह का भूला शाम को घर आए ना तो उसे भूला हम बिल्कुल नहीं कहते। तो सेम यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि शक्ति सिंह ने ना अपने पिता राणा उदय सिंह को सारी हकीकत बता दी कि देखिए मुगल आप पे हमला करने वाला है कल चित्तौड़गढ़ पे। अब यहाँ पर ना ये अकबर को बात पता चल गई, जिसकी वजह से अकबर बुरी तरीके से मैं बता दूं कि उसको गुस्सा आया और उसने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। और जिसकी वजह से देखिए ये शक्ति सिंह की वजह से ही ना यहाँ पर राणा उदय सिंह काफी हद तक के ये वार में सरवाइव कर पाए थे, ऐसा माना जाता है। अब देखिए ये तो हो गई कि हम चित्तौड़गढ़ कैसे हारे। और यहाँ पर जब ये युद्ध हुआ था ना चित्तौड़गढ़ पे, तो ऐसा माना जाता है कि 40,000 से ज्यादा जो इनोसेंट लोग थे या फिर जो आर्मी थे वो मर चुके थे। अब देखिए ये सब जो चीजें हैं ना वो सब महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठने के थे, अब ये सब उनके आंखों के सामने हो रहा था, तो देखिए काफी पीड़ा हो रही थी उनको महाराणा प्रताप को कि कैसे यहाँ पर अकबर जो अपना शासन चलाता है। तो वही से ना यहाँ पर खुन्नस आ चुकी थी महाराणा प्रताप के मन में अकबर को लेकर। अब देखिए ये जो चित्तौड़गढ़ का वार हुआ ना उसके बाद यहाँ पर राणा उदय सिंह की ना मृत्यु हो गई। अब जिसके बाद यहाँ पर जगमल सिंह, अब ये जगमल सिंह कौन है, तो देखिए जगमल सिंह एक महाराणा प्रताप का और एक बेटा है। जैसे मैंने बताया था कि राणा उदय सिंह का और एक बेटा है, जैसे मैंने बताया था कि राणा उदय सिंह ने काफी सारी शादियां की थी, तो उसमें से सबका था वो था जगमल सिंह। अब देखिए काफी हिस्टोरियन का मानना है कि जैसे यहाँ पर कलाकारी महाराणा प्रताप के पास थी ना, वैसी कलाकारी शायद इनके किसी भी बेटे के पास थी नहीं। राणा उदय सिंह के बेटे के पास की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे महाराणा प्रताप को कहीं ना कहीं मेवाड़ का राजा बनना चाहिए था, लेकिन बने कौन, जगमल सिंह। अब ये बने क्यों जगमल सिंह, तो कई जन ये बताते हैं कि जो राणा उदय सिंह थे उनके कई सारे वाइफ थे, तो उनमें से सबसे जो प्रिय वाइफ थी जिसे हम कहते हैं कि रानी भतियानी या फिर धीराबाई के नाम से जिन्हें जाता है, तो उनके सुपुत्र थे यहाँ पर जगमल सिंह। तो देखिए जब यहाँ पर राणा उदय सिंह मरने वाले थे ना, तो उनके वाइफ ने उनको कन्विंस किया, जो कि यहाँ पर उनकी सबसे प्रिय वाइफ कहते हैं कि देखिए आप जगमल सिंह को ही राजा बनाना। और जी हाँ वैसे ही हुआ, यहाँ पर राणा उदय सिंह ने उनकी बात मानी और जगमल सिंह यहाँ पर गद्दी पर बैठ गए शासन चलाने। अब देखिए जैसे ही शासन चलाने बैठे ना, तो कई सारे जो यहाँ पर शासक चलाने वाले थे मेवाड़ में, उन्होंने इनका अपोज किया कि देखिए
इनके पास ऐसी कुछ खासियत थी नहीं, फिर भी ये जो है बड़े बेटे के हैसियत से यहाँ पर जगमल सिंह बन गए। लेकिन देखिए कुछ ही दिनों के बाद या फिर कुछ ही समय के बाद ना जगमल सिंह यहाँ पर बिल्कुल गद्दी से इनको हटा दिया गया और उनके जगह पे यहाँ पर बने 30 साल की उम्र में महाराणा प्रताप गद्दी संभालने बैठ गए। अब देखिए यहाँ पर जगमल सिंह यहाँ से पूरी तरीके से निकल चुके हैं अभी सीनियर से बाहर। अब आता है महाराणा प्रताप का रुख। अब देखिए ये जैसे ही महाराणा प्रताप बने ना मेवाड़ के राजा, तो यहाँ पर अकबर ने क्या, जैसे इनकी स्ट्रेटेजी थी कि ये मना लेते थे अपनी बातों से कि देखिए मेवाड़ को हमारे कब्जे में सौंप दो, तो वैसे ही हुआ यहाँ पर अकबर ने ना काफी सारे दूतावास भेजे अपने महाराणा प्रताप के पास कि देखिए आप सरेंडर कर दीजिए या फिर जो अपनी एरिया है मेवाड़ का वो हमें दे दीजिए और अपना खुद की ना खुशहाली से जिंदगी बिताइए। अब इन पे नाम किसके आते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जलाल खान कुरैशी, मान सिंह, राजा भगवत दास और टोडरमल, जो कि टोडरमल देखिए ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये पूरा फाइनेंस का काम देखते थे। इन सब चीजों को लेकर ना ऐसे कई सारे जो लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि 7 से 10 यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बैठाने थे अकबर को महाराणा प्रताप के साथ, तो ऐसे 7 से 10 लोग कई बार भेजे गए थे अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के शासन में। लेकिन देखिए महाराणा प्रताप नहीं माने। अब देखिए ये राजा भगवंत दास कौन है, तो देखिए आपने अकबर, जोधा अकबर की तो कहानी सुनी होगी कि जैसे शाहजहां की हम कहते हैं कि सबसे प्रिय पत्नी मुमताज थी, जैसे मैंने आपको बताया कि राणा उदय सिंह की सबसे जो प्रिय पत्नी थी वो कौन थी, धीराबाई थी। तो वैसे ही अकबर की जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो थी जोधाबाई। अब देखिए उसी जोधाबाई का जो भाई था ना वो था यहाँ पे राजा भगवंत दास। तो देखिए इन्होंने भी कोशिश की महाराणा प्रताप को कई बार समझाने की, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। उसके साथ साथ टोडरमल भी गए, वो भी नहीं माने। और ऐसा माना जाता है कि जो मानसिंह है उसमें सबसे अच्छी बात निकल कर आई थी कि महाराणा प्रताप मानने ही वाले थे और इन्होंने देखिए अपने जो बड़े बेटे अमर सिंह है उनको यहाँ पर अकबर के दरबार में भेजा गया था। देखिए हिस्टोरियन का ऐसा भी मानना है कि जो महाराणा प्रताप है वो यहाँ पर खुद ही बातचीत करने जाने वाले थे अकबर के दरबार में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कहीं ना कहीं। तो जिसके रिगार्डिंग ना अकबर ने इनको मना कर दिया और महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को भेजा, फिर भी यहाँ पर बातचीत कुछ निकली नहीं। और इसी के रिगार्डिंग जो इन दोनों के बीच में जो युद्ध था वो इतना भड़क चुका। अब देखिए इन चारों से तो कुछ हुआ नहीं, उसी के साथ साथ जो और भी आए थे उनसे भी कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पर फाइनली डिसाइड किया अकबर ने और यहाँ पर महाराणा प्रताप ने कि अब यहाँ पर युद्ध का समय हो चुका है। तो जिसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर महाराणा प्रताप ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी। अब देखिए ये हल्दी घाटी बैटल चूज करने का भी ना महाराणा प्रताप का एक अलग ही पर्सपेक्टिव था। देखिए क्यों, क्योंकि उन्होंने ना ये रेंज इसलिए चुनी थी क्योंकि देखिए ये हल्दी घाटी मतलब ये माउंटेन्स के बीच से ये जाता हुआ रास्ता था और यहाँ पर युद्ध बिल्कुल भी नहीं लड़ा जा सकता था, क्योंकि देखिए दोनों तरफ ना ये पर्वतों की श्रृंखला थी जिसे अरावली माउंटेन्स के नाम से जाना जाता था। अरावली रेंज आपने सुना ही होगा ज्योग्राफी में। तो ये अरावली जो रेंज थी उन दोनों के बीच से एक रास्ता जाता था जिसे हल्दी घाटी कहता था। और यहाँ पर ना महाराणा प्रताप अपने गढ़ में छुपे हुए थे क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही अकबर आएगा तो ये इतनी छोटी जगह पे तो वार करेगा नहीं, जिसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर महाराणा प्रताप को एक एज था, मतलब एक अपर हैंड था। अब ये हो गई हल्दी घाटी की बात कि इन्होंने हल्दी घाटी ही क्यों चुना। उसी के साथ साथ ये भी माना जाता है कि जो अकबर की सेना थी ना जो उन्होंने भेजा था महाराणा प्रताप को मारने के लिए, वो मान सिंह के नेतृत्व में थी। और यहाँ पर देखिए 20,000 कहीं ना कहीं सेना थी महाराणा प्रताप के पास और उसी के साथ साथ 80,000 की सेना थी मुगलों की। आप देखिए कहीं ना कहीं इंटू 4 करोगे ना तब जाके आप यहाँ पर 80,000 तक पहुंचोगे, मतलब 4 गुना ज्यादा यहाँ पर सेना थी मुगल के पास। उसी के साथ साथ महाराणा प्रताप का एक जो भाई था जगमल सिंह, वो भी यहाँ पर मुगल के साथ मिल चुका था, क्योंकि देखिए उनकी तो पहले से ही खुन्नस थी महाराणा प्रताप को लेकर कि देखिए मुझे गद्दी से हटाया गया था और यहाँ पर मेरी जगह कौन बैठाया गया था, तो महाराणा प्रताप सिंह। तो इसीलिए यहाँ पर जो जगमल सिंह थे, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो ये जगमल सिंह है वो भी यहाँ पर मुगल की तरफ से यहाँ पर महाराणा प्रताप को हराने के लिए लग चुका था। क्योंकि देखिए यहाँ पर अकबर ने ये कहा था कि अगर आप हमारे साथ आओगे तो हम आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट मेवाड़ का किंग बनाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर कुछ विशेषताएं थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी की। अब जैसे ही ये बैटल चालू हुआ ना तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जैसे ही दिन निकला तो दिन के निकलने के 3 घंटे बाद, मतलब सूर्योदय होने के 3 घंटे बाद, अब देखिए ये कहीं ना कहीं गर्मियों का इलाका था जब यहाँ पर लड़ी गई हल्दी घाटी, क्योंकि यह हल्दी घाटी जो है वो यहाँ पर 18 जून 1576 को लड़ी गई थी। अब देखिए 1576 की ये लड़ाई है, तो यहाँ पर ये लड़ाई कहीं ना कहीं 9 साढ़े 9 बजे चालू हुई थी, जो यहाँ पर बिल्कुल रात तक के चली थी। और इतनी खूनी लड़ाई, इसे माना जाता है कि यहाँ पर जो येलो कलर की सॉइल थी वो बिल्कुल रेड
कलर की हो गई थी। देखिए ये येलो कलर की सॉइल इसलिए थी, इसलिए यहाँ पर बैटल ऑफ हल्दी घाटी इसका नाम पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी थी ना कहीं यहाँ पर येलो कलर की थी, तो जिसके रिगार्डिंग से हल्दी घाटी बुलाया जाता था। तो देखिए बैटल के बाद यहाँ पर वो पूरी तरीके से लाल रंग की हो चुकी थी, इतना यहाँ पर खून बहा था सारे लोगों का। अब उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हल्दी घाटी की युद्ध थी ना, इसमें यहाँ पर 3 से 4 गुना ज्यादा यहाँ पर घोड़े और हाथी थे अकबर के पास। उसी के साथ साथ मस्केट्समैन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो गनमैन रहते हैं वो घोड़े पे यहाँ पर गन लेके कहीं ना कहीं घूमते थे, वो भी थे मुगल्स के पास, जो यहाँ पर अपर एज होता था। अब देखिए पहले शरण में क्या हुआ, पहले शरण में तो यहाँ पर महाराणा प्रताप ने मुगल के आर्मी को जो काफी अच्छा खासा धक्का दे दिया था, लेकिन उसके बाद है मस्केटमैन जो बंदूक लेकर आए, उन्होंने बंदूक सीधी चलाना चालू की महाराणा प्रताप के सैनिकों पर, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप को ना काफी कैजुअलिटी हुई, उनके सैनिकों को भी काफी कैजुअलिटी है। जिसके बाद देखिए जो यहाँ पर एज पाया था महाराणा प्रताप ने मुगल्स पर, वो धीरे धीरे ना कम होने लगा। अब देखिए कम इस प्रकार होने लगा कि यहाँ पर महाराणा प्रताप को पता चल गया कि अगर यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया तो ये युद्ध हम हार जाएंगे। जो तो इन्होंने क्या किया, अपना जो घोड़ा था चेतक, अब देखिए चेतक की भी अलग कहानी है, मैं आपको सामने बताऊंगा ही। तो इन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप ने अपना जो चेतक घोड़ा था उसको लेकर यहाँ पर जो मान सिंह था उसके तरफ भागे फुल स्पीड से। अब देखिए ये मान सिंह था वो सबसे बड़े हाथी पर यहाँ पर बैठा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जब ये चेतक जो था वो दौड़ा ना एकदम फुल स्पीड से मान सिंह के हाथी की तरफ, तो देखिए ये हाथी इतना विशाल था, लेकिन फिर भी जो चेतक घोड़ा था ना वो यहाँ पर हाथी के बरोबर ऊंचाई तक के यहाँ पर इसने छलांग लगाई थी। जी हाँ, ये आप पेंटिंग में देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितने ऊपर यहाँ पर चेतक पहुंच चुका था, हाथी के बराबर एक समय पे ये आ गया था। और तभी यहाँ पर जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने मानसिंह पर हमला किया था और मानसिंह गिर गए। अब देखिए यहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि अगर यहाँ पर महाराणा प्रताप का ये जो निशाना था वो मानसिंह को बरोबर लग जाता, तो ये जो पूरा युद्ध था वो ये पूरा महाराणा प्रताप के कब्जे में आ जाता, और ये जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी है वो अलग तरीके से लिखी जाती। लेकिन देखिए इस वार पे, ये जो वार किया था महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर, तो मानसिंह यहाँ पर बच गए। जिसके बाद देखिए मानसिंह तो बच गए, लेकिन जो चेतक घोड़ा था उनको कहीं ना कहीं चोट आ गई। अब क्यों आई चोट, क्योंकि देखिए ये जो हाथी था उसके सूंडों पर ना काफी ऐसे धारदार ब्लेड लगे हुए थे, जिसके चलते ऐसा माना जाता है कि ये धारदार ब्लेड ही ना यहाँ पर चेतक के पैरों पे लग गए और चेतक बुरी तरीके से घायल हुआ। और यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पर पता चला ना कि चेतक घायल हो चुका है, तो फिर से ना यहाँ पर जो मान सिंह है उनकी सेना ने यहाँ पर महाराणा प्रताप को बिल्कुल हमला कर दिया, महाराणा प्रताप पे। क्यों, क्योंकि देखिए उनको पता था इनका घोड़ा तो घायल हो चुका है, तो अब ये बिल्कुल सही टाइम है कि हम जो है महाराणा प्रताप पर अटैक करें, और अटैक इस प्रकार करें कि इनका घोड़ा और जख्मी हो जाए और ये देखिए लिटरली मैदान छोड़कर भागे। और देखिए ऐसा ही हुआ, इनका जो घोड़ा था चेतक वो यहाँ पर महाराणा प्रताप सिंह को ना लेकर बहुत तेजी से भागा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक सीन समझा देता हूँ कि यहाँ पर इनका चेतक जो घोड़ा था वो इतना स्पेशल था महाराणा प्रताप के लिए कि वो यहाँ पर महाराणा प्रताप को बिल्कुल युद्ध में अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता था। पैरों में लगने के बावजूद ये जो है महाराणा प्रताप को 5 किलोमीटर दूर लेके भागा इस बैटल फील्ड से, मतलब हल्दी घाटी से 5 किलोमीटर दूर। उसी के साथ साथ देखिए महाराणा प्रताप 110 किलो के थे, क्योंकि देखिए ये जो है 7 फीट 5 इंच के महाराणा प्रताप थे, उनका वेट 110 किलो था। उसी के साथ साथ इनकी और ये जो पूरा इनके जो स्पीयर्स वगैरह होते हैं, मतलब जो कवच वगैरह होता है, उसके अगर पूरा वेट पकड़ ले तो देखिए महाराणा प्रताप 300 से 400 किलो के बीच में होते थे। तो इतना सारा वजन लेके चेतक एक पैर ना होते हुए भी देखिए 5 किलोमीटर दूर भागा, और इतने तेजी से भागा देखिए कि जो मुगल्स के जो घोड़े थे वो चेतक को कहीं ना कहीं पकड़ ही नहीं पाए। और देखिए ऐसा भी माना जाता है कि घायल होते हुए ना 21 फीट की जो नदी थी यहाँ पर वो चेतक ने पार की एक ही छलांग में। आप सोच सकते हैं कि चेतक कितना स्पेशल घोड़ा था यहाँ पर महाराणा प्रताप के लिए, कि जब वो बैटल हार रहे थे तो यहाँ पर महाराणा प्रताप को कुछ हो ना जाए उसके रिगार्डिंग ये महाराणा प्रताप को लेकर 5 किलोमीटर दूर और 21 फीट की जो नदी थी वो यहाँ पर छलांग लगाई यहाँ पर चेतक ने। अब देखिए महाराणा प्रताप का तो पीछा कर रहे थे काफी सारे मुगल्स के घुड़सवार, लेकिन देखिए उनमें से ना किसी भी एक भी घुड़सवार ने वो 21 फीट की नदी पार नहीं की, लेकिन चेतक ने कर दी देखिए घायल होने के बावजूद भी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर जो स्नेह था उस चेतक का, मतलब महाराणा प्रताप के घोड़े का महाराणा प्रताप के वास्ते। अब देखिए चेतक जैसे ही ये देखिए ये नदी थी यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश के सोल्जर्स थे यहाँ पर देख रहे थे पूरा दृश्य इस साथ जो भी हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही 21 फीट की जो नदी है वो पार की ना महाराणा प्रताप ने, तो महाराणा प्रताप इस चेतक से उतर गए। और जैसे ही यहाँ पर महाराणा प्रताप देखिए इस चेतक से उतरे,
तो यहाँ पर चेतक ने बिल्कुल दम तोड़ दिया। अब देखिए चेतक ने तो अपना काम बिल्कुल कर दिया, क्योंकि देखिए जो जानवर होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर निष्पक्षता से काम करते हैं, और यहाँ पर महाराणा प्रताप बिल्कुल फूट फूट कर रोए थे। ये आप तस्वीर देख ही सकते हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप बिल्कुल संभाल ही नहीं जा रहे थे खुद को, कि उनका ये जो प्रिय घोड़ा था वो यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रह चुका था। उसी के साथ साथ इस घोड़े के साथ एक बिल्कुल हाथी की भी कहानी निकल कर आती है, कि एक स्पेशल हाथी था जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा कब्जा कर लिया था। उसके बाद देखिए उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि देखिए उन्हें उसे महाराणा प्रताप नहीं दिख रहे थे, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया था। अब इस प्रकार से स्नेह था महाराणा प्रताप का उनके लोगों के प्रति, या उनके जो आसपास जानवर थे उनके प्रति, जो उनको काम में आते थे बैटल फील्ड में। तो देखिए इसके बाद ना यहाँ पर हल्दी घाटी की युद्ध बिल्कुल शाम तक के खत्म हो जाती है, जो यहाँ पर माना जाता है कि बिल्कुल न्यूट्रल थी। अब देखिए न्यूट्रल इन द सेंस कि थोड़ा जो एज था वो अकबर को मिला था, क्योंकि अकबर ने जो काफी सारा रीजन था मेवाड़ का वो कब्जा चुका था। अब यहाँ पर कौन सा कब्जा चुका था, तो उदयपुर, छावण, गोकुंडा, कुंभलगढ़, तो ऐसे जो लोकेशंस थे, चित्तौड़गढ़ तो ऑलरेडी था ही, तो ये भी जो दूसरे जो चार जो रीजन थे ये भी यहाँ पर मुगल्स के हत्थे चढ़ गए। और देखिए महाराणा प्रताप फिर ऐसा माना जाता है कि जंगल में रहे, और कहीं ना कहीं उन्होंने घास की जो रोटियां थी वो खाई। अब देखिए ये तर्क वितर्क की बात है कि खाई नहीं खाई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसके बाद ये जो महाराणा प्रताप थे वो जंगल की ओर चले गए। अब देखिए जंगल की ओर चले गए तो इन्होंने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया, वहां से इन्होंने अपनी एक आर्मी खड़ी की, और ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी से निकलकर इनके पास सिर्फ 7,000 लोगों की सेना थी, जो इन्होंने फिर 12,000 में कन्वर्ट की। और उन 12,000 कन्वर्ट करने के लिए जो उनको पैसा लगा, तो इन्होंने जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी थी या फिर इनके साथ जो भी सैनिक थे उनको इनकी प्रॉपर्टी थी वो सारी बेच दी, और अपनी 12,000 जो सैनिक थे उनका पालन पोषण करने के लिए वो पैसे इन्होंने इस्तेमाल किए। और फिर जो दिन आता है जो 1582 में था, 16 सितंबर 1582, तो वहां लड़ी गई थी फिर बैटल ऑफ दिवेर। जी हाँ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद अब आता है बैटल ऑफ दिवेर, जो हुई थी लगभग लगभग 6 से 7 साल के बाद हुई थी हल्दी घाटी के बाद। अब देखिए इस बैटल में क्या हुआ, तो कुछ जंगली इलाका था, और यहाँ पर दशहरे का दिन था, जब मुगल आर्मी जो थी 36,000 मुगल आर्मी कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग कर रही थी या फिर महाराणा प्रताप को ढूंढ रही थी। अब यहीं पर आती है गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक्स की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक्स में महाराणा प्रताप काफी अच्छे थे। क्यों? क्योंकि देखिए महाराणा प्रताप का जो बचपन था ना वो यहाँ पर बीता था भील समुदाय के कम्युनिटी के साथ, भील। तो जिसके यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि जो पहले महाराणा प्रताप का नाम था वो कीका था। क्यों कीका था? क्योंकि ये जो महाराणा प्रताप थे वो भील कम्युनिटी के साथ रहते थे, और भील कम्युनिटी के छोटे बच्चे को यहाँ पर कीका कहते थे, इसलिए यहाँ पर महाराणा प्रताप का भी नाम कीका पड़ा। और जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है ना उसमें भी भील कम्युनिटी में काफी ज्यादा साथ दिया था महाराणा प्रताप का। अब कैसे? क्योंकि देखिए जो महाराणा प्रताप की भील कम्युनिटी थी उसे ना पहाड़ चढ़ने में या फिर जंगली इलाके में ना काफी ज्यादा महारत हासिल थी। अब देखिए ये जो हल्दी घाटी की ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, तो ये जो भील कम्युनिटी थी वो कहीं ना कहीं ऊपर में बसती थी, और यहाँ पर महाराणा प्रताप को बताती थी ऊपर से कि देखिए अकबर की सेना अभी कहाँ है, वो क्या कर रही है, और उनके पास क्या क्या हथियार है। तो ये काम था भील कम्युनिटी का। तो वही भील कम्युनिटी के साथ ना बैटल ऑफ दिवेर भी लड़ी गई थी, जिन्होंने यहाँ पर जो मस्कट मैन थे, उन मस्कट मैन मतलब जो गन मैन थे, उनको यहाँ पर जो घना जंगल था उसमें से तीरंदाज चला के मार दिया गया था। मतलब घने जंगल से ये लोग जो भील कम्युनिटी के लोग थे वो यहाँ पर तीरंदाज चलाते थे मुगल्स की सेना पर, जिसमें से आधी मुगल्स की सेना तो वैसे ही खत्म हो गई थी। अब देखिए जो बैटल ऑफ दिवेर है वो यहाँ पर महाराणा प्रताप और उनके जो बड़ा बेटा है अमर सिंह, उन दोनों के साथ साथ अकबर के जो अंकल थे जिन्हें यहाँ पर सुल्तान खान के नाम से जाना जाता है, उनके बीच में लड़ी गई थी। अब देखिए महाराणा प्रताप ने ना यहाँ पर जो मुगल के कमांडर थे बहलोल खान, उन पे ना इतनी धारदार तलवार चलाई थी, ऐसा माना जाता है कि देखिए ये जो बकलोल खान थे वो बिल्कुल दो टुकड़ों में बढ़ गए उनके घोड़े के साथ। और देखिए ये पिक्चर में यही दिखाया गया है कि यहाँ पर ये महाराणा प्रताप है और उन्होंने बकलोल खान पे इतनी तेज धारदार तलवार चलाई कि ये जो बकलोल खान है वो तो दो टुकड़ों में बढ़ गए, उनका घोड़ा भी दो टुकड़ों में बढ़ गया, और यहाँ पर जो उनकी सेना थी वो डर के मारे बिल्कुल महाराणा प्रताप के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जो अमर सिंह थे जो महाराणा प्रताप के बेटे थे, उन्होंने इतने जम के स्पीयर मारा था अकबर के अंकल थे सुल्तान खान उन पर कि देखिए उनकी जगह पर ही मौत हो गई थी, और जो स्पीयर था वो उनके शरीर से बिल्कुल उनकी सेना भी नहीं निकाल पाई थी। इतना जम के स्पीयर ना अमर सिंह ने यहाँ पर मारा था सुल्तान खान को। तो इस प्रकार से ये दो बड़े इवेंट थे जो बैटल ऑफ दिवेर में लिखे गए थे। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर जो बैटल ऑफ दिवेर है वो महाराणा प्रताप जीत गए, और यहाँ पर महाराणा प्रताप ने जो अपना खोया हुआ इलाका था कहीं ना कहीं उदयपुर, चौवंड, गोकुंडा और कुंभलगढ़ का, वो अपने तरफ बिल्कुल फिर से
कब्जा लिया। और हालांकि ये बात है कि चित्तौड़गढ़ अभी भी अकबर के कब्जे में ही था। तो इस प्रकार से फिर से महाराणा प्रताप ने शासन किया फिर अपने अंतकाल तक। हालांकि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो एक एक्सीडेंट में हुई थी, जहां पर ये जो है वो हंटिंग मतलब शिकार करने जा रहे थे, वही यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए इनकी मृत्यु हुई, अब यहाँ पर जैसे ही संदेशा पहुंचा ना अकबर के पास, तो देखिए अकबर की भी जो आंखें है वो बिल्कुल पानी से भर चुकी थी। और ये देखिए ये अकबरनामा में ही लिखा है, क्योंकि अकबर की जो ये बायोग्राफी है उसे हम अकबरनामा कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा जो अकबर था वो फूट फूट के रोया था, और इनके मुंह से लिटरली ये शब्द निकले थे कि देखिए हमारी जो दुश्मनी थी वो भले ही कैसी भी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तंग है वो महाराणा प्रताप ने ही किया था अकबर को, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो दुश्मनी के होते हुए बावजूद भी अकबर ने ये कहा था कि देखिए एक जो महान योद्धा था, एक जो बिल्कुल निष्पक्ष नेता था, वो आज हमारे बीच में नहीं रहा। इसके वजह से यहाँ पर अकबर फूट फूट के रोया था, क्योंकि देखिए वो भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे महाराणा प्रताप की, कि कैसे एक जो सिर्फ छोटे से मेवाड़ का जो रीजन था वो यहाँ पर छोड़ने नहीं चाहते थे, और किसी भी तरीके से हार मान ही नहीं लेना चाहते थे महाराणा प्रताप। क्यों? क्योंकि देखिए अकबर की सिर्फ इतनी छोटी सी बात थी कि यहाँ पर महाराणा प्रताप जो अकबर है उनको राजा माने, खुद को राजा ना माने। और देखिए इस मानने के लिए ना, अकबर को राजा मानने के लिए अकबर ने काफी सारा, माना जाता है कि आधा इंडिया यहाँ पर महाराणा प्रताप को भी सौंपना चाहा था, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। देखिए उनका ऐसा मानना था कि हम अकबर को, जो बाहर से आया हुआ एक इंसान है, उसको हम राजा बिल्कुल नहीं मानेंगे हमारे इलाके में। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप का कुछ वर्चस्व था, इनके भी कुछ मायने थे। जिस प्रकार से ये लड़े, जिस निष्पक्षता से ये लड़े, और उन्होंने अकबर के सामने बिल्कुल भी घुटने नहीं टेके, और अकबर आखिरी तक के महाराणा प्रताप को जो है वो पकड़ नहीं पाया। तो इसलिए यहाँ पर फूट फूट के रोया था अकबर की देखिए हमारे बीच में एक असली योद्धा नहीं रहा। और देखिए आज भी जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है या फिर बैटल ऑफ दीवेर है, इसको बिल्कुल इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप के नाम से काफी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि अकबर की जो 36,000 की सेना थी वो यहाँ पर बैटल ऑफ दीवेर में झुक गई थी महाराणा प्रताप के गुस्से के सामने। तो इस प्रकार से लड़ा गया था यहाँ पर बैटल ऑफ हल्दी घाटी और बैटल ऑफ दीवेर। तो देखिए मुगल्स के पास इनका भाई होने के बावजूद भी, क्योंकि देखिए उनको पता रहता है कि सब कैसे यहाँ पर महाराणा प्रताप लड़ते हैं, उनकी सेना कहाँ, उनका बल है कहाँ, उनकी शक्तियां कम पड़ती है, तो ये सब अकबर को पता था। लेकिन फिर भी जो है वो अकबर मुगल होते हुए भी महाराणा प्रताप को बिल्कुल पकड़ नहीं पाए। देखिए ये बिल्कुल बाहुबली जैसा सीन है कि वहां पर जो प्रभास होते हैं वो उसके जगह पे महाराणा प्रताप है, और जो राणा दिग्गुबती होते हैं उनके बिहाफ में यहाँ पर कौन है, तो जगमल सिंह है, जो यहाँ पर मुगल से मिल चुके थे। देखिए आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है वो बिल्कुल एक आइकॉनिक तरीके से लड़ी गई थी, और यहाँ पर महाराणा प्रताप बिल्कुल नहीं झुके। तो होप सो दोस्तों कि आपको ये पूरी बैटल थी वो अच्छी तरीके से समझ में आ ही गई होगी। तो बिल्कुल मेरी जो रिस्पेक्ट है महाराणा प्रताप के लिए वो बिल्कुल कल भी थी, आज भी है, और हमेशा के लिए रहेंगी। और होप सो कि आप जो है वो महाराणा प्रताप को एक अच्छे लीडर के उपेक्ष में अपने लाइफ में मानेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।